कोरोना के केसेस अब पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बढ़े हैं। करनाल में भी अब हाईएस्ट केसेस आने शुरू हो गए हैं और लगभग डेली 200, 250, 300 केसेस की संख्या में करनाल में आ रहे हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं और उन गाइडलाइंस में ये मेंशन है कि किस तरीके से गैदरिंग्स को हम रेस्ट्रिक्ट करें। तो कोई भी अगर कोई सामाजिक फंक्शन है, धार्मिक फंक्शन है, राजनीतिक फंक्शन है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कल्चरल प्रोग्राम है, कुछ भी है, हर किसी की परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यानी डीसी ऑफिस से ली जानी आवश्यक है। उसके लिए सीटीएम ऑफिस में कोई भी सीधा आकर के अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या डीसी ऑफिस की हमारे यहाँ एमए ब्रांच है, मिसलेनियस ब्रांच, वहाँ जा कर के कमरा नंबर 26 में जो बैठती है वहाँ जा कर के उस ब्रांच में कोई दरखास्त अपनी दे सकता है। और नीचे जो हेल्प डेस्क है ग्राउंड फ्लोर पे सेक्रेटरीट की, वहाँ पे भी हमने एक प्रावधान किया है कि वहाँ भी अगर कोई अपनी दरखास्त दे देगा उसको हम कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में मैक्सिमम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें पुलिस की, संबंधित विभाग की, नगर पालिका या नगर निगम की, या अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो संबंधित बीडीओ की, उन सब की एनओसीज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ही हम जो है वो कार्यक्रम करने की परमिशन देंगे। तो एक चीज़ तो मैं स्पष्ट करूँ कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो सोशल हो, धार्मिक हो, रिलीजियस हो, राजनीतिक हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, बिना परमिशन के लोगों की गैदरिंग ना की जाए। और जहाँ तक जो परमिशन दी जाएंगी वो इस शर्त पे, इस कंडीशन पे दी जाएंगी कि अगर इंडोर प्रोग्राम है तो उसकी अगर इंडोर हॉल की क्षमता जितनी है उसके 50% लोग ही उसमें आ सकते हों, और अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200। यानी इंडोर प्रोग्राम में कोई हॉल कितना भी बड़ा हो, 200 से ज़्यादा लोग तो वैसे भी अलाउड नहीं होंगे, और 50% मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी अलाउड रहेगी। अगर आउटडोर की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 500 लोग इसमें अलाउड रहेंगे, और जो अंतिम संस्कार हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहाँ 50 लोगों की गैदरिंग या जमावड़े की आवश्यकता होगी। इसमें जितने भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको चेक करने के लिए हमने जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं। तो हमने 17 जो है इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं, जिसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि क्लास 1 अधिकारी। तो मैं स्पष्ट करूं कि कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो सोशल हो, धार्मिक हो, रिलीजियस हो, राजनीतिक हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो, बिना परमिशन के लोगों की गैदरिंग ना की जाए। और जहाँ तक जो परमिशन दी जाएंगी वो इस शर्त पे, इस कंडीशन पे दी जाएंगी कि अगर इंडोर प्रोग्राम है तो उसकी अगर इंडोर हॉल की क्षमता जितनी है उसके 50% लोग ही उसमें आ सकते हों, और अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200। यानी इंडोर प्रोग्राम में कोई हॉल कितना भी बड़ा हो, 200 से ज़्यादा लोग तो वैसे भी अलाउड नहीं होंगे, और 50% मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी अलाउड रहेगी। अगर आउटडोर की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 500 लोग इसमें अलाउड रहेंगे, और जो अंतिम संस्कार हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहाँ 50 लोगों की गैदरिंग या जमावड़े की आवश्यकता होगी। इसमें जितने भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको चेक करने के लिए हमने जॉइंट इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं। तो हमने 17 जो है इंस्पेक्शन टीम्स बनाई हैं, जिसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि क्लास 1 अधिकारी होंगे, और साथ में संबंधित एसएचओ, उनकी ड्यूटी लगी है। अगर कहीं भी इन नियमों की वायलेशन पाई जाती है तो जो ऑर्गेनाइज़र है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहीं शादी का फंक्शन या कोई और प्रोग्राम चलता हुआ पाया गया, तो जो ऑर्गेनाइज़र है, बैंकेट हॉल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में होगी और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे कोई फ्यूनरल में वायलेशन पाया गया तो जो शिवपुरी या वो जो घाट है वो कार्रवाई का पात्र बनेगा। तो इस प्रकार से जहाँ भी इस तरह की वायलेशंस पाई जाएंगी वहाँ हम सख्ती से रहेंगे। अभी तो सरकार की तरफ से स्कूल्स ओपन है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस और बाकी क्लासेस के एग्जामिनेशंस भी अंडर प्रोसेस हैं, आने वाले हैं। स्कूल्स में जो बच्चे हैं ये स्पष्ट है कि वो अपनी परमिशन की रिटर्न, अपने पेरेंट्स की रिटर्न सहमति के बाद ही स्कूल में आएंगे। सभी स्कूलों को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र और बाकी कोविड प्रोटोकॉल से उनका पालन करें। स्कूल्स में चूँकि एक तो पेरेंट्स की सहमति से बच्चे आ रहे हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स को पालन करना आसान है, क्योंकि वो स्कूल इन जनरल डिसिप्लिन होता है। तो मुझे नहीं लगता स्कूल्स में हमें कहीं इसको एनफोर्स करने में दिक्कत आएगी। मेन समस्या जो सामाजिक और धार्मिक गैदरिंग्स हैं, शहर में देखने को आया है कि काफ़ी सारी शादियाँ, बाकी सारे प्रोग्राम्स, जागरण, जगरात्रे, इस तरह की चीज़ों पे बड़ी संख्या में गैदरिंग्स होती हैं। तो उसमें मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह की जो लापरवाही ना देखने को मिले। जो हमारे बड़े मार्केट्स हैं, विशेष करके करनाल शहर में या इवन घरोंडा में और जो बाकी छोटे कस्बे हैं उनमें भी, उसमें देखने को आया है कि दुकानों पे किसी भी तरह का जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। तो मैं आग्रह करूँगा सभी दुकानदार भाइयों से कि मास्क वो ज़रूर रखें अपने वहाँ पे, सैनिटाइज़र्स रखें। अगर रैंडमली टीम किसी भी दुकान पे जाके चेकिंग करती है और ये कोविड प्रोटोकॉल पालन होते हुए नहीं पाए गए,
तो वो दुकानदार भी कार्रवाई का पात्र बने। संस्कार में कोई भी हमें आखिरी मोमेंट पे अगर इस तरह की इमरजेंसी आती है तो कोई एक इंटीमेशन सूचना डाल करके और वो कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने 50 की शर्त उसमें पालन करें। बिल्कुल, जो रेस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफिसर्स हैं, एसडीएम ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे सिमिलर व्यवस्था है, वहाँ भी वो अपने कंसर्न एसडीएम को या वहाँ की हेल्प डेस्क पे अपनी एप्लीकेशन दे दें। और हम जल्दी ही एक ईमेल आईडी भी जारी कर देंगे, लोग ईमेल के थ्रू भी परमिशन मांग सकते हैं, उनको फिजिकल आने की आवश्यकता नहीं है, तो ईमेल से उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करके उनको परमिशन वापस ईमेल कर दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल। और जो हमारा हेल्प डेस्क नंबर है उसको दोबारा से फंक्शनल करेंगे 1950। अगर किसी को कोई क्वेश्चन किया कि ये राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी लागू रहेगा, कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह की चीज़ें करता है या कोई भी राजनेता इस तरह की चीज़ें करता है और अगर बिना परमिशन के करता है, इन रूल्स को वायलेट करता है, तो वो दंड का भागीदार होगा। नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़े हैं। आज मुझे जहाँ तक ध्यान है 250 के करीब हमारे यहाँ केसेस आए हैं, 201 केसेस हमारे यहाँ पे आज आए हैं। कोविड केयर सेंटर हमने एक तो बनाया है एनडीआरआई में, अब हमें लग रहा है कि उसकी एक्सपेंशन की भी ज़रूरत है, तो हम 1-2 और लोकेशंस ढूंढ रहे हैं। कुछ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस तरह की लापरवाही करते मिले कि कोई, जब हमारी हेल्थ की टीम उनके वहाँ पे गई तो वो बाज़ार में गए हुए थे या बाकी लोगों से घुल मिल रहे थे, तो एक तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। बाकी इस तरह के और भी कोई लोग मिले तो हम तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। और अब हमने कंटेनमेंट जोन दोबारा बनाने शुरू कर दिए हैं, बैरिकेडिंग करके उस एरिया को, उस गली को, मोहल्ले को सील किया जाए। तो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं वो 45 से ऊपर वाली है, और हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके करीब 100 से ऊपर की साइट्स अवेलेबल करवाई हैं। पूरी तरह से फ्री है गवर्नमेंट जगहों पे, प्राइवेट जगहों पे कर दिए हैं सरकार के द्वारा। और मेरा मानना है कि सभी को, जो भी 45 साल से ऊपर है उस कैटेगरी में आते हैं, उनको बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अभी जस्ट पहले आज के वैक्सीनेशन की मैं फिगर देख रहा था, लगभग 5,500 लोगों ने आज वैक्सीनेशन कराई है। मैं हर रोज़ उम्मीद करूंगा कि अगर हम 10,000 के टारगेट लेके चलें तो महीने के अंदर अंदर हम अपने जिले की ज़्यादातर आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे। ऑन पेमेंट सर कोई भी लगवा सकता है वैक्सीनेशन? 45 साल से ऊपर, क्योंकि उसमें पोर्टल में एंट्री होती है और उसमें एज प्रूफ और बाकी डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। 45 साल से ऊपर ही लगवा सकते हैं अभी के लिए। जल्द ही सरकार के द्वारा बाकी वर्गों के लिए भी खोला जाएगा। ये भी देखा जाए कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो बुखार आता है और लोग इससे अफवाह फैलती है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, प्रॉपर ट्रायल के बाद ही लगाई जाती है। हो सकता है माइल्ड सिम्टम्स कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए मैक्सिमम आए, तो उसमें कोई भी झिझक की बात नहीं है। ये तो रूटीन है, जो बाकी बच्चों की भी वैक्सीनेशन होती है तो कई बार उनको उनमें फीवर आता है, तो उसमें कहीं भी डरने की बात नहीं है। करनाल में या पूरे हरियाणा में, देश में कहीं भी इस तरह की खबरें नहीं आई हैं कि वैक्सीनेशन से किसी को नुकसान हुआ। सर, एक बड़ी संख्या में चालानिंग की जा रही है जो विदाउट मास्क, अब तक कितने अमाउंट? लगभग 400 चालान, यानी 2-2.5 लाख के चालान हम रोज़ाना कर रहे हैं। और उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि इतनी चालान और इतनी पेनल्टी के बाद भी लोग काफ़ी वायलेशंस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मास्क का पालन बहुत हम स्ट्रांगली करेंगे। हमने जो फर्स्ट इसकी जो पीक आई थी उसको इसी तरीके से अवॉइड किया था कि उस टाइम पे हमने बड़ा अनुशासन रखा। तो मैं पूरी करनाल की जनता से दोबारा से आग्रह करूंगा कि उसी बिल्कुल जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लेकर के निकलें। और आजकल तो ये नॉर्म है, कॉमन चीज़ हो गई, आदत पड़ गई है, साल भर से हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो बड़ी इसको आदत बना लें अपनी। मास्क की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। जो 3 प्लाई मास्क है जो मैंने अभी डाल रखा है या रूटीन हम डालते हैं, ये भी मुश्किल से 70-80 पैसे का रेट पड़ता है हमें, यानी 1-2 रुपये में आराम से, अगर कोई रिटेल में भी लेना चाहे तो आराम से शॉप्स पे मिल जाता है। तो परिवार के लिए इकट्ठे लेकर के रख लें। और या कॉटन के कंफर्ट, अगर ज़्यादा कंफर्टेबल मास्क बनाने तो कॉटन के और रूटीन नॉर्मल मास्क बना करके पहने, लेकिन मास्क पहन के ज़रूर जाएं बाहर। कोई भी जो है चालान से नहीं बच पाए। अभी समय पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक समय के बाद प्रशासन को, सरकार को टफ कॉल्स लेनी पड़े। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि अगर इन गाइडलाइंस को एडहेयर करेंगे तो हम उस मुश्किल कॉल से बच पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना, ये जो मास्क के चलाने थे सभी को अथॉरिटी दी गई थी, अभी सिर्फ पुलिस ही कर रही है। पुलिस के साथ लोग उलझते भी हैं कहीं ना कहीं, और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी जिनको पावर दी गई है अभी भी है, चाहे डीएफएससी करनाल हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, और कोई भी सर चलानी नहीं करता। हाँ, पावर तो अभी भी सभी को है, लेकिन वो अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हम दोबारा उनको एक्टिवेट करेंगे। अब जो हमने स्पेशली ये 17 टीमें बनाई हैं, इसको ये मैंडेट ये दिया है कि ये रूटीन हर जगह जा जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे।
चालानिंग भी करेंगे, चेकिंग भी करेंगे। बाकायदा हम इनको टारगेट दे रहे हैं कि अपने अपने एरिया में कम से कम 5 मैरिज हॉल्स, बैंकेट हॉल्स या शॉप्स वो रूटीन रेगुलरली चेक करेंगे। तो अब मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक हम इसको जो अच्छे लोग से बाहर से आ रहे हैं सर, अभी भी क्वारंटीन जैसे कोई प्रोसेस है? जैसे फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं या किसी और बिल्कुल। स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, अगर कोई हरियाणा आता है तो कोई 14 दिन का क्वारंटीन प्रोसेस है? बिल्कुल एडवाइजेबल है कि अपने घर जो है 14 दिन रिस्ट्रिक्ट करके रखें, और विशेष रूप से जो पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स ज़रूर अपने आप को क्वारंटीन करें, क्योंकि अभी देखने में आता है कि पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स घूमते रहते हैं। सरकार की पॉलिसी थी कि जो स्टिकर लगता है रेड कलर का, उससे स्टिग्मेटाइज होते हैं लोग, तो वो ना लगाई जाए। इससे कई बार पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं चल पाता कि इस घर में कोई कोविड पॉजिटिव रहता है, वो भी रूटीनली मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे में उन नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। सर बसेस में अक्सर बिना मास्क के यात्रा करते हैं लोग सर, वो हमने आज गाइडलाइंस निकाल दी हैं जीएम रोडवेज को कि अगर किसी बस में लोग बिना मास्क के लोग यात्रा करते पाए गए तो संबंधित जो कंडक्टर है और जो ड्राइवर हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी प्राइवेट और जाएगी, सरकारी दोनों दोनों में। और जो प्राइवेट बसें हैं उसमें जो सोसाइटी के जो ओनर हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये बस मालिक का या कंडक्टर की जिम्मेदारी है, सरकारी बसों के केस में कंडक्टर की और प्राइवेट बसेस के केस में उस मालिक की, कि अगर कोई सवारी बिना मास्क के वहाँ चढ़ती है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क अवेलेबल करवाएगा। जो रैपिड टेस्ट है उसका पर्पज़ तो ये है कि विशेष रूप से आज मेरी आईएमए के प्रतिनिधियों से भी बैठक थी सुबह, तो हमने उनको यही कहा कि जब वो सर्जरीज वगैरह करें तो उससे पहले तुरंत एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि कई बार हेल्थ पर्सनल भी उस पर रिस्क होता है कि वो पॉजिटिव आ जाएं। तो रैपिड टेस्ट का मकसद ये कि कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, कोई और चीज़ करनी है, उससे पहले एक बार, और अगर उसमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसकी टेस्ट कर ली जाए। लेकिन अदरवाइज जो RT-PCR टेस्ट है वही ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है और उसी टेस्ट की रिपोर्ट सही मानी जाए। रैपिड टेस्ट तो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए है। तो मैंने उनको यही कहा कि जो उनका ट्रायज एरिया, एक तो हर एक हॉस्पिटल अपने बाहर ट्रायज एरिया बनाएगा जिसमें वो वहाँ PPE किट वगैरह पहन के कोई बैठा रहेगा, पैरामेडिकल स्टाफ, जो चेक करेगा कि इसमें कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है। अगर सिम्टम्स हैं तो वो तुरंत, और अगर वो इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो रैपिड टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें RT-PCR इतना समय नहीं होता। अगर उसको इलेक्टिव सर्जरी करानी है, लेट से कोई आंख की सर्जरी करानी है, ऑपरेशन कराना है, जहाँ पे वो RT-PCR के लिए वेट कर सकता है, तो पहले RT-PCR टेस्ट करें, फिर उसका ऑपरेशन करें, कार्रवाई करें। और अगर उसमें सिम्टम्स ही नहीं है प्राइमरी, तो फिर उसको डायरेक्टली वो इनटेक ले सकते हैं। ट्यूशन सेंटर्स के लिए भी कोई रहेगा आया समय में कुछ? कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स के लिए भी यही रूल्स लागू रहेंगे। वो भी अपनी जो स्कूल्स के लिए हमारे रूल्स हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स को लागू करेंगे, उस तरह की चीज़ें उनके ऊपर भी लागू रहेंगी। कैपेसिटी वाली नॉर्म उन पे नहीं लागू होती। और हम अगेन हमारी टीमों को वहाँ चेकिंग के लिए